नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की देर से शुभकामनाएं। देर से क्यों? हम एक दिन बाद उन मुद्दों पर बात करते हैं अक्सर, ताकि हमें सोचने विचारने का पूरा मौका मिल जाए। हमें यानी उन लोगों को जो संपादकीय लिख रहे हैं, मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं महज उन संपादकियों को डिटेल में उनकी चर्चा करता हूं। तो आज कुछ संपादकीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आए हैं। शीर्षक जब आपने देखा होगा तो उसमें लिखा था कि इन शुभकामनाओं के बीच कहीं हम ये ना भूल जाएं कि इसका एक अपना इतिहास रहा है, और बात केवल इतिहास की नहीं होगी। जब भी इतिहास की बात होती है तो असल में बात वर्तमान की हो रही होती है, और जब भी वर्तमान की बात होने लगती है तो हमारी आंखें, हमारे जो स्वप्न हैं, वो भविष्य की ओर देखने लगते हैं। तो इतिहास की ओर हम हमेशा इसी तरह देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय पर 2 लेख आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आए हैं। हमने इन दोनों को ही लिया है। एक लेख वुमेन्स डे के नाम से पद्म प्रिया जानकी रमन साहिबा ने लिखा है, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं और पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर भी हैं। दूसरा लेख इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय कॉलम में था, जो कि वहां का स्टाफ लिखता है। तो ब्रॉड आउटलुक जैसी बात आज के संपादकीय में इसलिए नहीं है क्योंकि ये संपादकीय दरअसल फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस करके लिखा गया है। फिर आप पूछेंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वुमेन इश्यूज के लिहाज से इसमें जो बातें कही गई हैं, जो उस इंडस्ट्री के लिए सार्थक हैं, वो हमारे लिए, हमारी समझ के लिए इन जनरल भी वुमेन इश्यूज के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें से वो पक्ष हटा देंगे जो इंडस्ट्री सेंट्रिक है, और हम इन जनरल मुद्दों की बात करेंगे। हम थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि कैसे 1908 से आज तक, जब 2022 की बात हो रही है, लगभग 111 साल बीत चुके हैं। तो वुमेन्स डे ने क्या पाया, क्या खोया, उसकी भी हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मार्च 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संपादकीय इस बात के साथ शुरू होता है। जानकी रमन साहिबा कहती हैं कि लोगों को क्या बातें याद रह जाती हैं कि डिस्काउंट कूपन आए, अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग एजेंसीज ने, शॉपिंग मॉल्स ने इन पर अलग अलग स्कीम्स निकाली, अखबारों ने इस तरह के एडिटोरियल कॉलम भी लिखे, ऐसा भी पद्म प्रिया साहिबा कह रही हैं। इसके अलावा कुछ रिबन काटे गए, कुछ गुब्बारे उड़ाए गए, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इस बात में ये ध्यान से नहीं हटना चाहिए कि जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, तब इस तरह के अधिकारों को कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नाम लेवा नहीं था। उस 1900 के दशक की शुरुआत में या उस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औरतों ने एक मोर्चा निकाला। मोर्चा केवल वोटिंग के अधिकारों की बात नहीं करता था, वो उसका एक बड़ा पहलू था। वो मोर्चा बात करता था कि हमें तमाम अधिकार चाहिए, हमें आसमान का आधा हिस्सा चाहिए, हमें हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी अधिकार चाहिए, समानताएं चाहिए। उसके बारे में हम और आगे आएंगे, बट संपादकीय इस टोन के साथ शुरू हुआ है कि संघर्ष के इतिहास के साथ इस दिन की शुरुआत हुई थी। समाजवाद की कोख से इस दिन का जन्म हुआ था। आगे भी समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलनों से इसको इसकी खुराक मिलती रही, और पूरी दुनिया की अच्छाई ये है कि विचारधारा के चलते किसी विचार को छोड़ा नहीं जा सकता। ये विचार किसी भी विचारधारा से धारा से आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये भी भूला नहीं जा सकता कि इसका जन्म, उस समता के मूल्य का जन्म, कम से कम इस क्षेत्र में उन आंदोलनों से हुआ था। उसके बाद संपादकीय कहता है कि ये सब बातें, रिबन कटना, डिस्काउंट कूपन, अपनी जगह। जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है, कौन जारी करता है जेंडर गैप रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है कि आज की रफ्तार से भी दुनिया को एक पीढ़ी और लगेगी अभी, जब दुनिया कह सकेगी कि हम समता यानी इक्विटी और इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, मेन और वुमेन, पुरुष और महिला के स्तर पर। यानी कि एक शताब्दी भी गुजर जाने के बाद जो जेंडर पैरिटी है, वो अभी एक पीढ़ी और दूर है। एक पीढ़ी को इसका दंश और झेलना पड़ेगा, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है।
तो अगर जो लक्ष्य है वो इतना दूर है, तो क्या कोई सड़क है भी जो इस लक्ष्य तक जाती है? संपादकीय कह रहा है कि वो उन्हीं बातों की चर्चा करेंगी कि क्या हमारे सामने कुछ मील के पत्थर हैं जिनको हमने पार किया है, जिनको हमें आगे पार करना है, कि हम कह सकें कि सच में कोई लक्ष्य है जो हमें पाना है। तो पहली बात तो संपादकीय कहता है कि देखिए, एक लैक ऑफ रिजॉल्व है लोगों में। महिला सशक्तिकरण की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जब बराबरी की बात आती है तो एक लैक ऑफ रिजॉल्व है। सब चाहते हैं स्टेटस क्वो, यथास्थिति बनी रहे, उसी में थोड़े बोड़े कॉस्मेटिक चेंज होते रहें, ऊपरी बदलाव होते रहें। पहली समस्या लैक ऑफ रिजॉल्व, लोगों में निष्ठा की कमी है और वो निर्णय लेने की क्षमता की कमी है कि उनको इस स्तर पर, इस पहलू पर बदलाव करने की आवश्यकता है। मैंने कहा था हम इंडस्ट्री सेंट्रिक बातें नहीं करेंगे, तो हम उसको अभी छोड़ रहे हैं। दूसरी समस्या क्या है कि हाल में ये तो देखने में आया है कि जो समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है, कुछ बदलाव आया है। खास तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कंप्लेंट्स को अब ज्यादा संजीदगी से सुना जा रहा है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन फिर भी जो ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम है, यानी कि जब आप कंप्लेन कर दें तो वो किन प्रक्रियाओं से गुजरेगी, कैसे कैसे ध्यान रखा जाएगा अलग अलग पार्टीज की संवेदना का, खास तौर पे महिलाओं की संवेदना का, वो सिस्टम अभी भी मिसिंग है। यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉश एक्ट जिसको कहा जाता है, पॉश एक्ट 2013 में आया। इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। क्या थी ये गाइडलाइंस? कि कार्य क्षेत्र में कैसे महिलाओं के खिलाफ हो रहे तमाम तरह के अन्यायों को, खास तौर पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रकृति के होते हैं, उनको रोका जा सके। बाद में एक प्रॉपर कानून आया, पॉश एक्ट 2013। ये लागू होने के बावजूद माना जा रहा है या माना जाता है तमाम आंकड़ों की नजर से कि अभी भी जो सुरक्षा का वायदा हमारी सरकारों और संस्थाओं ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। तीसरी बात कि जितने भी हमारी सिस्टम्स हैं, उनमें एक डीप सीटेड पैट्रियार्की है। इस बात से तो आंख नहीं चुराई जा सकती। डीप सीटेड पैट्रियार्की कई बार हमें नजर आती है, कई बार नजर नहीं भी आती है। पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मकता का मोटा मोटा अर्थ कि आपके केंद्र में, आपके नजरिए के केंद्र में हमेशा पुरुष रहता है और पुरुष के आसपास समाज व्यवस्थित होता है। महिला उसको, उस दृष्टि को, उस विजन को पूर्ण करने का एक साधन मात्र हो सकती है, उसमें बराबरी की दावेदार नहीं है। मोटा मोटा अर्थ पितृसत्तात्मकता का ये है। तो फिर ये पितृसत्तात्मकता अपने आप क्या करती है कि अपॉर्चुनिटीज को कम कर देती है महिलाओं के लिए। ऐसे में महिलाओं के लिए आगे का रास्ता आमतौर पर पुरुषों के मुकाबले हमेशा दुष्कर रहता है। तो इस समस्या को भी समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इस मामले में जब आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं की बात होती है तो लोगों को दुख होने लगता है कि उनके अपने अवसर कम हो रहे हैं। लोगों को तब दुख नहीं होता है आमतौर पे जब वो देख रहे हैं कि ऑलरेडी दुनिया की आधी आबादी के लिए अवसर कम है। उसके बाद चौथी बात ये कि अगर सुधार लाना है तो पद्मप्रिया साहिबा कहती हैं, पद्मप्रिया जानकी रमन साहिबा कहती हैं कि महिलाओं को बोलना होगा। मदर टेरेसा कहा करती थी कि वो दुनिया को बदल तो नहीं सकती, वो एक हर समंदर पे पुल तो नहीं बना सकती, बट अकेली भी हैं तो समंदर में एक कंकड़ उछालकर तमाम लहरें पैदा कर सकती हैं। और कोई नहीं जानता कि समंदर में पैदा हुई एक छोटी सी लहर कहां तक जाएगी। तो समस्याओं के खिलाफ महिलाओं को, और बात ये नहीं है कि केवल महिलाओं को बोलना होगा, लेकिन महिलाओं को तो बोलना ही होगा, ऐसा ये संपादकीय कहता है। इसके अलावा पांचवी बात कि ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी 2021 की कह रही है, जेंडर गैप रिपोर्ट, की एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है, अभी भी एक पीढ़ी का समय लगेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक पीढ़ी में भी अपने आप हो जाएगा। संघर्ष तो जारी रहेगा, छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहने होंगे। और उसमें बहुत जरूरी है कि वो संस्थाएं बने जो इन मुद्दों पर कार्य कर रही हैं। यहां पर अब हम इस इंडस्ट्री का नाम ले सकते हैं, या लेना जरूरी हो जाता है। 5 साल पहले मलयालम इंडस्ट्री में वुमेन इन सिनेमा
WCC करके एक संस्था बनी, जिसका कार्य ये था कि मलयाली सिनेमा में महिलाओं के अधिकारों की और हितों की रक्षा करेगी ये संस्था। तो संपादकीय कहता है कि इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, तो अलग अलग संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। जैसे कि WCC जब बना तो इन्होंने अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी ऐसी बॉडीज के साथ कोलैबोरेशन किया, एक प्रकार से नोट एक्सचेंज किए, एक दूसरे से सीखा। संपादकीय कहता है कि ये बातें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये सहयोग बढ़ना चाहिए, ये सहयोग मजबूत होना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उदाहरण दिया गया है कि 1917 में जब रूस में वोटिंग के अधिकार दिए गए तो इसकी गूंज दुनिया भर में फैली और दुनिया भर में इसके आंदोलन जो कि चल पहले से रहे थे उन्होंने और जोर पकड़ा। तो ये भी है कि हाल के समय में मीटू मूवमेंट आपने नाम सुना होगा, जिसकी शुरुआत हॉलीवुड के स्कैंडल से हुई, वो दुनिया धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। उस पर तमाम विमर्श अपनी जगह, लेकिन ये तो हुआ कि लोगों को, महिलाओं को आवाज उठाने की हिम्मत मिली। तो उसी प्रकार से जो जिस विचार का समय आ जाता है उसको पूरी दुनिया में फैलने में समय नहीं लगता। संपादकीय कह रहा है कि इस चीज को संस्थागत स्तर पर सपोर्ट की आवश्यकता होगी, उसके लिए संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। फिर अब तक तो बात हो रही थी व्यक्ति के स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर, उसके बाद हम आ गए हैं सरकार और कोर्ट के स्तर पर। क्योंकि जो सिस्टम है, हमें कई बार लगता है कि ये सिस्टम सरकार का बनाया हुआ है, ये पूरी व्यवस्था सरकार की बनाई हुई है, ये केवल एक आंशिक सत्य है। असल में जो भी, चाहे वो राज व्यवस्था में राजा रहा हो या आज की व्यवस्था में सरकारें रही हो, इस मामले में उनमें सिमिलरिटी रहती है कि यथास्थिति बनाए रखना आसान होता है, बदलावों को करना मुश्किल होता है। बदलावों को करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करना होता है, उन संस्थाओं को सींचना होता है। यानी कि यथास्थिति तो हम जानते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय किस बात में है कि सरकारों को, कोर्ट्स को, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट और कोर्ट संस्था है जो हमारे लोकतंत्र को, लोकतंत्र जिसमें बराबरी, जिसका फंडामेंटल मूल्य है, उसको सींचने का, संजोने का, संरक्षण का कार्य करने का काम इन संस्थाओं का है, सरकार का, कोर्ट का। तो इनको वो कार्य करना होगा, उनको मदद करनी होगी हमारे समाज में इस परिवर्तन को लाने में, जिस भी गति से वो आ रहा है उस गति को और बढ़ाने में। उसके बाद रोल आता है सातवां बिंदु, उसके बाद रोल आता है नॉट प्रॉफिट बॉडीज, NGO जिनको कह सकते हैं हम, मीडिया बॉडीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कई बातें बोलने पर आमतौर पे लोग सहमत नहीं होते, कई बार लोग इस बात से भी मुकर जाते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक है। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च रखनी पड़ती है। ये तो रिसर्च इस बात के लिए रखने की जरूरत नहीं है कि ये दिन है और ये रात है, लेकिन कई बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि डेटा इस इंडस्ट्री का क्या है, ताकि समस्या को समझने के बाद उसका समाधान किया जा सके, इस सब पे रिसर्च की जरूरत होती है, कार्य की जरूरत होती है। ये सब कार्य नॉन प्रॉफिट बॉडीज, मीडिया और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। मीडिया इन सब बातों को आम लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि कोई दुष्ट नहीं है कि वो इसको मानने से इनकार कर देता है। अधिकतर बार व्यक्ति जानता नहीं है या जानते नहीं हैं कि ये समस्याएं हैं, और इसमें जिम्मेदारी उठानी होगी उन संस्थाओं को, खासतौर पर मीडिया को, कि वो इस समस्या को लेकर लोगों को जागरूक करें। संपादकीय इस बात के साथ अंत होता है कि न्यूयॉर्क शहर में 1908 में 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाला था। वो मार्च था कि हमें बराबरी चाहिए। ये मार्च स्पष्ट भी करता था 1908 की हजारों महिलाओं का ये मार्च कि हमें किन किन आधारों पे बराबरी चाहिए, समता चाहिए, राजनीतिक बराबरी चाहिए, सामाजिक बराबरी चाहिए, आर्थिक बराबरी चाहिए। 1908 की बात 1908 में ही नहीं रुकी, वो रूस तक पहुंची, जब महिलाएं ये कहकर सड़कों पर आई कि हमें रोटी चाहिए और शांति चाहिए। रूस युद्ध में झुका, उसका एक अपना इतिहास है, बाद में वहां कम्युनिस्ट क्रांति भी हुई, लेकिन उस क्रांति में या वहां की जारशाही में जो उसके ताबूत में तमाम कीलें ठुकी, उनमें से एक कील ठोकने का काम महिलाओं के उस आंदोलन ने भी किया। तो उन सब आंदोलनों का
और तमाम कितने आंदोलनों का नाम लिया जाए, 1975 में इसी तरह का पश्चिम में एक और आंदोलन हुआ। ये तमाम आंदोलन हमें ये सीख देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक संघर्ष से निकला हुआ दिन है। इस संघर्ष में हम किसी भी तरह से सेलिब्रेट करें वो अपनी जगह है, लेकिन इस संघर्ष को याद रखना और इसके जो आइडियल्स थे, जो स्वप्न थे, उनको आगे बढ़ाना हमारे जनरेशन का एक लक्ष्य है। दूसरा संपादकीय क्या कहता है कि देखिए, सारे दिन महिलाओं के होने चाहिए, कोई एक ही दिन महिलाओं का क्यों? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन के रूप में ना मनाया जाए। क्यों ना मनाया जाए? क्योंकि सारे दिन तो आपके भी होते हैं, आप जीवन तो रोज जी रहे होते हैं, लेकिन जन्मदिन किसी एक दिन मनाया जाता है। या अगर इसको थोड़े दूसरे तरीके से कहें तो जीवन के साथ ही मरण भी शुरू हो जाता है, लेकिन अंततः मृत्यु एक दिन आती है। यानी कि सारे मार्कर्स तो एक ही दिन मार्क किए जाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मार्क किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल उसको एक बाजारवादी व्यवस्था अपने में समेट ना ले, कि उसका एक टोकन इस्तेमाल हो जाए कि आज के दिन आपने बेहतर कपड़े पहने, कुछ मिठाइयां खाई, केक काटे, गुब्बारे फोड़े, रिबन काटे, केवल इतना सा नहीं रह जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि ये दिवस ये दिलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी जो है, लैंगिक समानता और समता जो है, वो एक स्लो प्रोग्रेस वाली प्रक्रिया है। उसमें पीढ़ियां खप चुकी हैं, हो सकता है हमारी पीढ़ी भी खप जाए, लेकिन ये एक ऐसे लक्ष्य की ओर हमें ले जा रहा है जो हमें खुद को मानव कहने के लिए, बेहतर पुरुष, बेहतर स्त्री कहने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसके बाद संपादकीय कहता है कि लैंगिक समानता उन तमाम असमानताओं में एक बहुत बड़ा तत्व है जो भारत की आबादी के बड़े हिस्से को पीछे रखे हुए है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ों के बारे में हम जान चुके हैं, संपादकीय उसकी बात करता है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि भारत में, जहां तक भारत की बात है, भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि सभी को समता दी जाए। हम जानते भी हैं आर्टिकल 15 इस बात के स्पष्ट निर्देश देता है। और देखिए, आर्टिकल 15 एक स्वप्न भी है और हकीकत भी। हकीकत ये कि वो निर्देश देता है कि किसी के भी खिलाफ कि इन आधारों पर, जिसमें लैंगिक आधार भी एक आधार है, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्वप्न किस मामले में है कि संविधान निर्माता भी ये जानते थे कि इसको समय लगेगा, तो सरकारों को लगातार उस दिशा में कार्य भी करना होता है। तो मार्च 8 को जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाते हैं, तो हमें मानना होगा कि हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं। अमूमन ये समस्या कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, कामगर लोगों में, और कामगर लोगों का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कार्य नहीं करती हैं, ये तो सब जानते हैं। कामगर लोग यानी काम के बदले जिनको आय मिलती है, काम, जिनके काम को राष्ट्र की जीडीपी वैल्यू देती है, उस काम में यानी कि वेज लेबर में दुनिया भर में सबसे कम प्रतिशत महिलाओं का भारत में है। सबसे कम प्रतिशत देशों वालों में भारत है। तो इन समस्याओं को पहले हमें समझना होगा ताकि हम इसके समाधानों को जान सकें। इसके अलावा संपादकीय फिर कहता है कि कई आशा की किरणें भी हैं, जैसे कि राजनीति भी समझ रही है कि महिलाएं उनके लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, और ये उस भाषा में नहीं समझ रही जिसको उपदेश की भाषा कही जाती है, कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल शायद मैंने भी कर लिया होगा, यानी कि महिलाएं बहुत जरूरी हैं, आधा आसमान उनका है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन उपदेश की स्लोप पर चली जाती हैं। राजनीति अब उन अर्थों में इस बात को समझ रही है जो अर्थ राजनीति को समझ में आते हैं। यानी कि राजनीति को लगने लगा है कि वोट बैंक भी तो है ये आधा, और हम जो नीतियां अपनाते हैं, भले ही दुनिया ये माने कि बड़े स्तर पर महिलाएं अपने निर्णय खुद नहीं करती हैं, लेकिन तमाम आंकड़े ये कहते हैं कि महिलाओं का वोट, महिलाओं का रुझान चुनावों की दिशा और दशा तय करने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं के लिए ऐसा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की योजनाओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं सेंट्रिक योजनाओं ने उनकी सरकारों को वापस आने में मदद किया। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी साहब की भी कई योजनाओं के लिए ऐसा कहा जाता है। उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर
घर घर तक पहुंचे, एलपीजी घर तक पहुंची। इस प्रकार की तमाम योजनाएं जो कि महिला सेंट्रिक थी, उनकी समस्या को ध्यान में रख के बनाई गई थी, उनका अगर हम अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि राजनीति पहचानने लगी है कि महिलाओं की अपनी एक एजेंसी है और उस एजेंसी को तरजीह देनी होगी। बात केवल सरकारी पहल तक नहीं है, तमाम जो मूवमेंट्स हुए हाल के समय में, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, चाहे उससे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुए थे, उसमें भी तमाम महिलाओं ने मुखर भूमिका निभाई। आप इन मूवमेंट से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात से तो असहमत नहीं हो सकते कि बहुत समय बाद महिलाएं मुखर तरीके से इस तरह से हमें सड़कों पर दिखी और अपनी बातों को मुखर तरीके से रखती दिखी। तो यानी कि राजनीति में आ रहे बदलावों का ये संकेत है। तो संपादकीय इस बात के साथ अंत होता है कि हमें इशारे मिल रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया को बदलना चाहिए। तो हमें केंद्र में इस बात को, समता को, लैंगिक समता को केंद्र में रखकर अपनी सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।